जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं अगर आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, एनआरआई हैं, तो जो भी आपके माइंड में डाउट्स होते हैं आईटीआर फाइलिंग को लेकर, आप जो फ़ॉरेन में इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर आपको इंडिया में कितना टैक्स पे करना है या नहीं करना है, तो एनआरआई को लेकर जो भी इनकम टैक्स के रूल्स हैं, यहाँ मैं कोशिश करूँगा आपको एक क्लैरिटी देने की, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट बचते हैं आपके तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं एनआरआई टैक्सेशन के बारे में बताता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊँगा ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए आपको रेजिडेंशियल स्टेटस जानना ज़रूरी है। तो नॉन रेजिडेंट का क्वेश्चन ही तब उठता है जब आप कुछ टाइम इंडिया में रहते हैं और 1 साल के अंदर कुछ समय के लिए आप इंडिया से बाहर रहते हैं। तो उस टाइम फिर ये क्वेश्चन उठता है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर मुझे जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, तो वो मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस उसमें क्या रहेगा। मींस एज ए रेजिडेंट इंडियन मैं आईटीआर फाइल करूं या फिर मैं एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन के रूप में इंडिया जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न है वो फाइल करूं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए आप एनआरआई कहलाते कब हैं। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करूँ, जिसकी आईटीआर अभी आपको 15 सितंबर 2025 तक फाइल करनी है, तो देखिए अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंडिया में 182 डेज से लेस रहे होंगे, कम रहे होंगे, या आप बोल सकते हैं अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में 182 दिन से ज़्यादा रहे होंगे, या फिर देखिए दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन हो जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। या फिर आप इंडिया में 60 दिन से कम रहे हों एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर आप इंडिया में 60 दिन से कम रहे हैं एंड लेस देन 365 डेज़ इन द लास्ट 4 प्रीसीडिंग ईयर, और इससे पिछले 4 सालों में, तो ये 24-25 चल रहा है मेरा फाइनेंशियल ईयर जिसकी आईटीआर आपको फाइल करनी है, इससे 4 साल आप ले लीजिए पिछले। अगर इन पिछले 4 सालों में अगर आप इंडिया में 365 दिन से कम रहे हैं तो उस केस में फिर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलाएंगे। तो इनमें से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आप नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि नॉन रेजिडेंट इंडियन होता कब है और किस सिचुएशन के अंदर होता है। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि नॉन रेजिडेंट इंडियन है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जब हम आगे आएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि किस किस तरीके की इनकम अब आपको इंडिया के अंदर टैक्सेबल होने वाली है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, अगर आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं तो आपने फ़ॉरेन के अंदर जो भी इनकम अर्न करी है उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेती है। सपोज़ करें अगर आप यूएसए के अंदर हैं, यूएसए में आपने एक फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर 1 करोड़ रुपये अर्न कर लिया, तो उस 1 करोड़ रुपए के ऊपर आपको इंडिया में एक भी रुपया टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। तो अब नॉन रेजिडेंट इंडियन को इंडिया के अंदर टैक्स किस इनकम के ऊपर पे करना पड़ता है, तो वो देखिए टैक्स किस इनकम के ऊपर पे करना पड़ता है। अब देखिए आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन है, आप किसी बाहरले देश में चले जाते हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में आपका सब कुछ ख़त्म हो गया। इंडिया में आपकी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, इंडिया में आपका कोई डीमैट अकाउंट हो सकता है, इंडिया में आपने कोई एफडी करवा रखी है, कोई सेविंग बैंक अकाउंट आपका है, या किसी और तरीके की इनकम है, आपका कोई बिज़नेस है। तो इस तरीके से इंडिया में जो भी आपका कारोबार है, जो भी आप धंधा करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं या कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई कैपिटल गेन की आपको इनकम, कोई प्रॉपर्टी आप सेल कर दें, कोई गोल्ड सेल कर दें, शेयर म्यूचुअल फंड सेल कर दें, तो इंडिया में जो आपकी प्रॉपर्टीज़ थी या जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी उनसे होने वाली इनकम के ऊपर आपको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ता है। तो 2 सिचुएशन हो गई। सबसे पहले तो जो आपने दूसरे मुल्क में, दूसरे देश में जो पैसा कमाया उसके ऊपर तो आपको एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना है, बट दूसरे देश में रहते हुए एक नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हुए भी आपने जो इंडिया के अंदर पैसा कमाया उसके ऊपर आपको ज़रूर टैक्स पे करना पड़ेगा। और टैक्स कैसे पे करना पड़ेगा? टैक्स के लिए आपके ऊपर इनकम टैक्स का स्लैब एप्लीकेबल हो जाता है। तो इनकम टैक्स का स्लैब क्या है? अगर ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करूं जो कि एक इंडियन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, वही सेम स्लैब आपके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाता है। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20 और अबव 10 30%, तो वो वाला स्लैब आपके ऊपर भी लग जाता है। तो देखिए यहाँ मैंने आपको यही बताया है, अगर आपको कैपिटल गेन हो जाता है शेयर म्यूचुअल फंड प्रॉपर्टी को सेल करने से, इसी तरीके से आपका कोई इंडिया में बिजनेस है, प्रोफेशन है, उससे आपको कोई इनकम हो जाती है। तो इंडिया में अगर आपके कोई सोर्सेज हैं, वहाँ से अगर आपको कोई इनकम होती है तो उसके लिए ही आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, और उसी इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। जो इनकम आपने बाहर अर्न कर ली, दूसरे देश में अर्न कर ली, फॉरेन इनकम अर्न कर ली, उसके ऊपर आपको इंडिया में एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आईटीआर फाइलिंग की रिक्वायरमेंट कब होती है? तो देखिए
आईटीआर फाइल करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा थी। तो इनकम मैंने आपको बताई थी, इंडिया में आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, वहाँ से रेंट आता है, कोई कैपिटल गेन आपने हो गया, आपको कोई शेयर वगैरह सेल कर दिए, कोई एफडी से इंटरेस्ट आ गया, कोई डिविडेंड इनकम हो गई, कोई भी जो इंडिया की इनकम है अगर वो एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, उस केस में फिर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अब सपोज़ करें आपकी इंडिया के अंदर टीडीएस की डिडक्शन हो गई। अब आपका सेविंग बैंक अकाउंट था या एफडी अकाउंट था, उस एफडी के अंदर सपोज़ करें आपका 1 लाख रुपए से ज़्यादा का एफडी का इंटरेस्ट आता है, तो उसके ऊपर जो है बैंक ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया होगा, या जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं उनके केस में बैंक 30% टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। तो अब वो जो आपका टैक्स डिडक्ट हो गया, वैसे तो आपकी इनकम 2.5-3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं थी, बट टीडीएस आपका डिडक्ट हो गया, उसका रिफंड आप लेना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि आप चाहेंगे कि आपको वो रिफंड मिल जाए। उसके बाद आप डीटीए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, तो इंडिया जो है उसका करीब करीब 90 कंट्रीज़ के साथ जो है डीटीए का एग्रीमेंट हो रखा है। डीटीए का एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है, सेम इनकम पे आप सपोज़ यूएसए में हैं, यूएसए में भी टैक्स आपने पे कर दिया, उसी सेम इनकम के ऊपर आपको इंडिया में भी टैक्स पे करना पड़ गया। तो कहीं ना कहीं आपको एक ही इनकम के ऊपर 2 देशों के अंदर टैक्स लग गया। तो उस टैक्स से बचने के लिए आप इंडिया के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, और जो आपने टैक्स फॉरेन कंट्री के अंदर पे किया है उसका टैक्स क्रेडिट आप इंडिया में ले लेते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन है तो वहाँ पे आपको आईटीआर फाइल करना मस्ट हो जाता है। तो आईटीआर फाइल करके ही वो बेनिफिट आप ले पाएंगे। अब आईटीआर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए साथियों, जनरली तो नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो होते हैं उनको आईटीआर 2 फाइल करनी पड़ती है। बट सपोज जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपकी बिज़नेस इनकम भी है इंडिया के अंदर, या कोई प्रोफेशनल आप सर्विसेज देते हैं कुछ इस तरीके की, तो उस केस में फिर आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। अब देखिए एक अच्छी चीज़ और ये है कि अगर आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं तो आप जितनी भी डिडक्शन एक रेजिडेंट इंडियन ले सकता है 80C से लेकर 80U तक। जैसे 80C के अंदर 1.5 लाख तक के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे होम लोन प्रिंसिपल हो गया, बच्चों को ट्यूशन फीस वगैरह की जो डिडक्शन मिलती है 80C के अंदर, पीपीएफ अकाउंट की डिडक्शन मिलती है, एलआईसी की मिलती है, ये सारी ही डिडक्शन 80C के अंदर आप 1.5 लाख तक ले सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं तो आप पीपीएफ अकाउंट इंडिया के अंदर ओपन नहीं करवा पाते हैं। बट 80C के अंदर बहुत सारे सेक्शंस के अंदर आपको बहुत सारे स्कोप एरिया और स्कोप इसका काफ़ी बड़ा रहता है 80C के अंदर, जहां आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिल जाती है। 80D के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस की डिडक्शन मिल जाती है आपके पेरेंट्स वगैरह के लिए, या आपके खुद के लिए भी मिल जाती है। 80G के अंदर आप डोनेशन देते हैं। 80TT के अंदर क्या होता है, इंडिया में आपका बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट के ऊपर जो आपकी इंटरेस्ट की इनकम होती है 10,000 रुपये तक की, उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। एनआरओ अकाउंट है या फिर रेजिडेंट सेविंग अकाउंट है, तो उसका क्लेम आप कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ साथियों क्या होती है, जब आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है देखिए इस वीडियो के अंदर, ये यहाँ से जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न भी होता है और शायद काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा। देखिए जब आप विदेश में चले जाते हैं, एक नॉन रेजिडेंट इंडियन बन जाते हैं, तो ध्यान रखें गवर्नमेंट आपको ये सहूलियत देती है कि इंडिया के अंदर आप एनआरई अकाउंट ओपन करवा लें, या फिर एफसीएनआर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट ओपन करवा लें, या फिर आप तीसरा एक एनआरओ अकाउंट होता है। तो इनमें क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको बताऊंगा, और आपके लिए कौन सा अकाउंट ज़रूरी है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो है बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो एनआरई अकाउंट है क्या। एनआरई अकाउंट का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। वहीं जो एफसीएनआर अकाउंट होता है साथियों, एफसीएनआर अकाउंट भी एनआरई अकाउंट की तरह ही होता है, उस लगभग उसी तरीके से वो भी काम करता है। वो भी जो है नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए होता है, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। वहीं एक होता है एनआरओ अकाउंट। एनआरओ अकाउंट का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। तो इनके बारे में हम जानते हैं, ये अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो अगर आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन हो जाते हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए एनआरई अकाउंट ओपन करवाया जाता है टू पार्क करने के लिए फॉरेन इनकम इन इंडिया अर्न अब्रोड। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप यूएस में हैं, यूएस में आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, इंडिया में भेजना चाहते हैं, तो जनरली क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट को बड़ा फ़ायदा होता है जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी जो है इंडिया के अंदर सेंड करते हैं। तो उस फॉरेन करेंसी को जब आप इंडिया के अंदर सेंड करते हैं, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली गवर्नमेंट भी आपको ये जोर देती है कि आप इंडिया के अंदर एनआरई अकाउंट ओपन करके चलें। अगर आप एनआरई अकाउंट ओपन कर लेंगे तो गवर्नमेंट को भी ट्रैक करना इससे ईजी हो जाता है कि आपकी फॉरेन से क्या इनकम आ रही है और इंडियन सोर्सेज से क्या इनकम आ रही है। तो एनआरई अकाउंट स्पेशली ओपन ही इसलिए करवाया जाता है कि जो भी आपने
बाहरले देशों में पैसा कमाया है उसको फॉरेन करेंसी में आप जो है इंडिया में एनआरई अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। तो एनआरई अकाउंट में जो पैसा आता है आपका, सपोज अगर आप यूएस में थे तो यूएस डॉलर में आएगा, यहाँ आके वो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। वहीं आपका अगर आप सपोज यूके में थे तो यूके पाउंड आपका एनआरई अकाउंट में आ जाएगा, अगर आप सपोज करें दुबई में तो दिरहम आ जाएगा। तो इस तरीके से जो भी आप कंट्री में होते हैं उसकी फॉरेन करेंसी में इन अकाउंट में पैसा आ जाता है एनआरई अकाउंट के अंदर। तो एनआरई अकाउंट स्पेशली होता ही इसलिए है कि जो भी आपने फॉरेन में पैसा कमाया होता है आपको इस अकाउंट में जो है वो रख सकते हैं। तो इस अकाउंट का फ़ायदा देखिए क्या होता है, इस अकाउंट में जो भी आपका पैसा आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो पैसा आपने फॉरेन के अंदर अर्न कर लिया उसके ऊपर आपको एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना पड़ता। आप देखिए एग्जांपल देखिए, अगर सपोज आपने 1 करोड़ रुपया फ़ॉरेन के अंदर कमाया, यूएस के अंदर कमाया, आपने एनआरई अकाउंट के अंदर सेंड कर दिया, तो उस 1 करोड़ के ऊपर तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, अब सपोज आपका सेविंग अकाउंट था, यहाँ पे आपको 4% इंटरेस्ट उसके ऊपर मिलता है 1 लाख के ऊपर, तो उस सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर आपको देखिए 4 लाख रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा। उस 4 लाख रुपए के इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको कोई पैसा पे नहीं करना है। तो यही फ़ायदा है एनआरई अकाउंट का। गवर्नमेंट भी आपसे इवन इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम भी होती है, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लेती है। आपका वो जो इनकम इस अकाउंट के अंदर होती है इंटरेस्ट की फॉर्म में, वो बिल्कुल टैक्स फ्री होती है। गवर्नमेंट आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देती है क्योंकि आप भी गवर्नमेंट के लिए जो है फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं। इंडिया का जो, जब आप बाहर से पैसा कमा के इंडिया में भेजते हैं एनआरई अकाउंट के अंदर, तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो मजबूत होता है, कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है उसको स्टेबलाइज़ करता है, उसको मजबूत करता है, और जो हमारा रुपया है वो भी स्टेबलाइज़ होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट भी हमेशा जोर देती है जब आप बाहर देश में पैसा कमाने जाएँ, जब एनआरई हो जाएँ एनआरई तो सॉरी नॉन रेजिडेंट इंडियन हो जाएं, तो आप अपने एनआरई अकाउंट के अंदर ही पैसा सेंड करें। वहीं अगर मैं एनआरओ अकाउंट की बात करूं तो देखिए एनआरओ अकाउंट नॉर्मली ओपन कराया जाता है टू मैनेज इनकम अर्न इन इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप एनआरई हो भी गए तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप इंडिया के अंदर आपकी कुछ इनकम नहीं रहेगी, इंडिया के अंदर भी आपके इनकम के सोर्सेज होते हैं। तो इसलिए किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न पैदा ना हो तो एक एनआरओ अकाउंट भी ओपन करवा लिया जाता है। तो एनआरओ अकाउंट के अंदर जो भी आपकी इंडिया के सोर्सेज से इनकम थी वो आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी से रेंट आता है, कोई आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी, शेयर म्यूचुअल फंड सेल कर दिए, इंटरेस्ट आपका आता है इस अकाउंट से, तो वो सारा पैसा एनआरओ अकाउंट में आ जाता है। तो एनआरओ अकाउंट और एनआरई अकाउंट का अगर मैं फ़र्क आपको समझाऊँ, एनआरओ अकाउंट में आपका केवल इंडियन सोर्सेज से जो आपकी इनकम है वो आती है, और एनआरई अकाउंट के अंदर केवल जो फ़ॉरेन से आप पैसा भेजते हैं वो आता है। तो इससे क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट को भी ये ट्रैक करना आसान हो जाता है कि आपका जो फॉरेन सोर्सेज से आपका जो पैसा आ रहा है वो सीधा एनआरई अकाउंट में आ रहा है। तो उनको भी थोड़ा सा ये आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है कि फॉरेन सोर्सेज से आपकी क्या इनकम है और कहाँ कहाँ से आपको पैसा आता है। तो देखिए, अगर मैं एनआरओ अकाउंट की बात करूँ तो एनआरओ अकाउंट के अंदर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब भी अगर आप फ़ॉरेन में आप रहें तो अपना पैसा एनआरई अकाउंट में ही सेंड करें, क्योंकि एनआरई अकाउंट में आपको एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। अगर वही पैसा अगर आपने एनआरओ अकाउंट में सपोज सेंड कर दिया तो एनआरओ अकाउंट में वो जो 4 लाख रुपये का इंटरेस्ट था 1 करोड़ के ऊपर, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पहले तो आपका वहाँ पर 30% टीडीएस काट लिया जाएगा बैंक के द्वारा। 1 करोड़ के ऊपर अगर आपका 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट है तो 4 लाख के ऊपर 30% टीडीएस का मतलब है 1,20,000, तो आपका बैंक ही टीडीएस काट लेगा। उसके बाद आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी उसको रिफंड लेने के लिए, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इनकम अगर 4 लाख रुपये से कहीं ज़्यादा है तो फिर वहाँ पर भी आपका टैक्स बनेगा। तो इसलिए आप हमेशा एनआरई अकाउंट को ही प्रेफर करके चलें। अब देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, एनआरई अकाउंट को मेंटेन करने का पर्पस ये भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी आपकी फ़ॉरेन सोर्स की इनकम होती है वो एनआरई अकाउंट के अंदर फ़ॉरेन एक्सचेंज में आ जाती है। तो इससे जो हमारा फेमा है फ़ॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, उसको भी ये इजी हो जाता है ट्रैक करना और मॉनिटर करना कि फेमा के तहत जो बाहर से फंडिंग आ रही है वो किस किस पर्सन की आ रही है, किस किस अकाउंट में कितना कितना पैसा आ रहा है। तो इसलिए जोर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए आपको बेनिफिट भी दिया जाता है कि आपको इंटरेस्ट इनकम के ऊपर कोई टैक्स ना लगे। तो चलिए अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लोगों के, या बहुत सारे लोगों को ये मालूम भी नहीं होता है। वो क्या करते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो जाते हैं, बाहरले देश में चले जाते हैं, बट इंडिया के अंदर जो उनका सेविंग अकाउंट था उस सेविंग अकाउंट को कंटिन्यू रखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जो हमारा फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो ये कहता है अगर आप एक बार नॉन रेजिडेंट इंडियन हो गए तो इंडिया के अंदर आपको अलाउड नहीं है रेगुलर रेजिडेंट सेविंग अकाउंट मेंटेन करना। जैसे आप जब बाहर नहीं गए थे, इंडिया के अंदर थे, तो नॉर्मली इंडिया के अंदर सेविंग अकाउंट हर एक पर्सन का होता है, तो जिसको हम रेगुलर रेजिडेंट सेविंग अकाउंट बोल देते हैं। जब आप इंडिया छोड़कर बाहर चले जाते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो फिर उस केस में आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है, आप अपने बैंक को ये इन्फॉर्म करेंगे कि आप एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करवा लें उस रेगुलर रेजिडेंट सेविंग अकाउंट को, या फिर आप एक सेपरेट एनआरई अकाउंट जो है वो ओपन करवा लें। क्योंकि
अगर आप रेमिट करेंगे इंडियन अकाउंट में जो कि रेजिडेंट सेविंग अकाउंट था, तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर आपको टैक्स लग जाएगा। बट कहीं ना कहीं अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हुए भी रेगुलर रेजिडेंट सेविंग अकाउंट मेंटेन करेंगे इंडिया के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो नॉन कंप्लाइंस होती है। तो इसलिए आप अपने बैंक में जब भी नॉन रेजिडेंट इंडियन आपका स्टेटस हो जाए, अपने बैंक में जाएँ, जो आपका रेजिडेंट सेविंग अकाउंट था इंडिया के अंदर उसको एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करवा लें और एक सेपरेट एनआरई अकाउंट भी ओपन करवा लें। क्योंकि एनआरई अकाउंट के अंदर आप जो विदेश से पैसा भेजेंगे, जो फॉरेन करेंसी में आएगा वो आपकी एनआरई अकाउंट में आएगा, और जो आपका इंडियन इनकम से सोर्सेज होगी वो आपके एनआरओ अकाउंट के अंदर आएगी। तो एक सेपरेट आपका जो है बाइफर्केशन बना रहेगा फॉरेन इनकम का और एनआरओ अकाउंट में इंडियन इनकम का। तो जो फॉरेन इनकम होगी उसके ऊपर गवर्नमेंट को आपसे कोई भी टैक्स लेगी नहीं। बट अब क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉरेन इनकम से जो पैसा आता है आपके वो रेगुलर सेविंग अकाउंट में ही आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रेगुलर सेविंग अकाउंट में पैसा आ रहा है तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अगर आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन है, फॉरेन के अंदर पैसा अर्न करते हैं, तो इंडिया में आपको उस पैसे के ऊपर टैक्स पे नहीं करना है। क्योंकि उसके ऊपर आपको टैक्स इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो जो मनी है आपने अर्न नहीं की है इंडिया के अंदर, या वो जो पैसा है वो एक्रू नहीं हुआ है इंडिया के अंदर। और दूसरा, यू हैव प्रूफ ऑफ फॉरेन ओरिजिन। तो आपको जब ये पैसा रेजिडेंट सेविंग अकाउंट के अंदर आपने ट्रांसफ़र किया होगा तो कहीं ना कहीं आपके पास सारे प्रूफ भी होंगे, बैंक रेमिटेंस की डिटेल्स होंगी, फॉर्म 15CB, फॉर्म 15CA जो कि CA के द्वारा फाइल किया जाता है, फॉरेन रेमिटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि आपका ये पैसा फ़ॉरेन का पैसा है, तो जिसके ऊपर आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। बट स्टिल ये एक नॉन कंप्लाइंस रहेगी, क्योंकि अगर आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हुए रेगुलर सेविंग अकाउंट मेंटेन करेंगे तो वो नॉन कंप्लाइंस हो जाता है। तो आप अपने बैंक में संपर्क करके उसको एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करवा लें और एक सेपरेट एनआरई अकाउंट ओपन करवा लें। उस एनआरई अकाउंट के अंदर ही अपना फ़ॉरेन का पैसा भेजें, जिससे आपको इंटरेस्ट इनकम जो रहेगी वो भी टैक्स फ्री रहेगी और आपका उस पैसे के ऊपर कभी गवर्नमेंट कोई क्वेश्चन भी नहीं उठाएगी। तो ये था साथियों एनआरई टैक्सेशन को लेकर वीडियो। आई होप इस वीडियो के बाद कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको ज़रूर मिली होगी। अगर स्टिल कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।